मेरा कॉलेज प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। और बहुत सुंदर सा डेकोरेशन आज 15 अगस्त के दिन किया हुआ है। चलिए कवर करते हैं यहाँ पर आज के डेकोरेशन को। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बलून्स लगाए हैं, ऑरेंज कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर के। और जाते बराबर ही आपको इस सुंदर सी रंगोली दिखेगी जहाँ पे तिरंगा भी है और प्यारी सी रंगोली। और ये है इंदिरा गांधी जी। चलिए अगर हम सामने में जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा हुआ है, अंदर में म्यूज़िक चल रहा है, 2 गार्ड्स लगे हुए यहाँ पर। और बलून्स यहाँ भी आपको दिख रहे हैं, मतलब बलून्स का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। और ये ऊपर भी बहुत अच्छी छटा लग रही है। तो पूरा ये जो कैंपस है सजाया हुआ है बलून से। यहाँ तक रेड कारपेट है, इसके बाद ग्रीन कारपेट, यहाँ से भाषण होगा। और ये सजावट की गई है 15 अगस्त के लिए। तो सभी हमें हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका इंतज़ार है। और ये झंडा यहाँ पर फहरने वाला है। ये मेरे बच्चे हैं जो कि अभी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। सब तैयार हैं साउंड के साथ। एक साथ झंडे को सलामी देंगे। सलामी 1, सलामी 2, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। राष्ट्रगीत शुरू कर। जननायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साथ सब जन अपने अपने जगहों पर स्थान ग्रहण करेंगे। बच्चों से गुजारिश करता अपना गीत प्रस्तुत करें। आ
आज 15 अगस्त के ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित संस्था की सेक्रेटरी श्रीमती आभा जी, प्रियदर्शनी और लोकमान्य तिलक ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमान अभिजीत देशमुख जी, प्रिंसिपल ढाले जी, नानोटी जी, MP सिंह जी, दातारकर जी, हमारे मानापुरे जी और उपस्थित सभी सम्माननीय प्राध्यापक, हमारे सभी नॉन टीचिंग फैकल्टी के सभी सम्माननीय सदस्य और विद्यार्थी दोस्तों, आज 15 अगस्त का पवित्र दिन हमारी हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा हमको आज़ादी की याद दिलाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों तारीखें बार बार हर साल हमको याद दिलाती हैं कि हम भारत, हिंदुस्तान जो सदियों से, सैकड़ों सालों से हम आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, इन दो तारीखों के ऊपर 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली और 26 जनवरी को हमको हमारा संविधान मिला। कृतज्ञता व्यक्त करें कि आज उनकी वजह से हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। ये पूरी जितने लोग सामने बैठे हैं, आप सब आज़ाद हिंदुस्तान में आपने जन्म लिया है, गुलामी किसी ने देखी नहीं। जिन लोगों ने गुलामी के काल में, हमारे जो पूर्वज थे, जो उस काल में रहे हैं, उनसे कभी किताबों के माध्यम से, उनके पुराने भाषणों के माध्यम से या उनकी जो भी स्मृतियां हैं उसके माध्यम से जब हम लोग उस दौर को याद करते हैं तो हमको पता चलता है कि गुलामी ये कितना बड़ा श्राप है मानवता के लिए। जो लोग दुनिया में लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, जो पूरे वर्ल्ड में मानव अधिकार की बात बहुत जोर से करते हैं, जिन्होंने हिटलर के साथ इसलिए लड़ाई लड़ी कि हिटलर ह्यूमन राइट्स को दबा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर डेमोक्रेटिक आइडियाज से नहीं चल रहा था। हिटलर से लड़ने वाले देश हिंदुस्तान को गुलामी में हिटलर से भी ज़्यादा यातनाएं, जो हिटलर की जो भी स्टोरीज आई, जो ज्यूज के साथ उसने जो भी जिस ढंग से उनकी हत्याएं की या जो भी उनको टॉर्चर किया, उससे कम टॉर्चर, उससे ज़्यादा जुल्म और अन्याय वो अपने आप को डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स वाले कंट्रीज ने हिंदुस्तान में किया। पांडिचेरी के ऊपर फ्रांस था, गोवा के ऊपर पुर्तगाल था, भारत के ऊपर बचे हुए हिंदुस्तान पर इंग्लैंड था, और ये सभी पश्चिमी देश
भारत को पूरे लोग जेलों में बंद थे, जो भी फ्रीडम मूवमेंट करते थे उनको जेल में डाल देते थे। गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद 5-5 साल तक, लोकमान्य तिलक 10 साल तक, ऐसे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको जेलों में बंद करके पूरी यातनाएं देते थे। नेहरू जी की पत्नी बीमार थी, कमला नेहरू को टीबी हो गई थी और उनको स्विट्जरलैंड में इलाज के लिए लेके गए थे। नेहरू जी अहमदनगर की जेल में बंद थे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि आप फ्रीडम मूवमेंट अगर छोड़ने का लेटर देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप ये मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपके पत्नी से मिलने की आपको इजाज़त मिलेगी। आखिरी में जवाहरलाल नेहरू अंतिम समय में कमला नेहरू के स्वास्थ्य के साक्षीदार नहीं बन पाए। गांधी जी की भी करीब करीब वही हालत थी। कस्तूरबा गांधी जी के साथ जेल में थे। कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई, उनको पुणे की जेल में उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनको मेडिसिन नहीं दी गई। और कस्तूरबा गांधी ने आखिरी समय गांधी जी के जांघों पे अपना सिर रख के उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपना अंतिम सांस ली जेल के अंदर। मौलाना आजाद की भी करीब करीब यही स्टोरी है। उनको भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए उनको जाने नहीं दिया। साउथ अफ्रीका में तो वो गांधी जी को किस तरीके से जेल में रखते थे उसका मेमोरियल बनाया है। जो रेलवे का जो अपना बर्थ होता है, रेलवे की बर्थ के साइज का बेड, उस बेड पे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने गांधी जी को वो बेड पे सोते थे। रेलवे बर्थ के साइज का, वो भी जमीन के ऊपर गद्दा रहता था, ये पलंग वगैरह नहीं, बेड नहीं, जमीन के ऊपर में वो रेलवे के साइज का मैट्रेस, उसके ऊपर गांधी जी को उन्होंने जेल में रखा था, उस पर वो सोते थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि एक और कैदी उसी बेड पे, गांधी जी का पैर जिस तरफ रहता था उस तरफ उसका सिर और गांधी जी के सिर की तरफ उसका पैर, वो बेड पे उन्होंने एक और वहां कैदी उनके साथ रखा था। वो दोनों कैदियों की फोटो और डिटेल के साथ साउथ अफ्रीका की जेल में जहाँ रखा है, वो बेड भी रखा गया है। बाथरूम जो था वहाँ का, वो आप अपना जो आजकल का जो सिस्टम है वो नहीं था, मैनुअल तरीके से आप अपना बकेट से जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो आप फेंको, आप ये करो। मतलब एकदम जो जानवरों के साथ ट्रीटमेंट की जाती है, वो इतने अपने आप को प्रोग्रेसिव, इतने अपने आप को डेवलप्ड, बहुत कल्चर्ड, बहुत एरिस्टोक्रेटिक समझने वाले लोग
वो ये ट्रीटमेंट हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे लीडर्स को उन्होंने दिया। नेल्सन मंडेला ने पूरा डिटेल खुद का, नेल्सन मंडेला को भी बहुत टॉर्चर हुआ। हम लोग तो 47 में आज़ाद हो गए, नेल्सन मंडेला को तो और 40 साल जेल में रहना पड़ा। कई लोग बोलते हैं कि वो तो अंग्रेज जाने वाले ही थे, कांग्रेस ने क्या आज़ादी दिलाई, गांधी ने क्या आज़ादी दिलाई, वो तो वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज चले गए। लेकिन वैसा नहीं है। अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में पूरी मूवमेंट चलती रही नेल्सन मंडेला की 40 ईयर्स। 90 के बाद में साउथ अफ्रीका को आज़ाद किया। 40 साल हिंदुस्तान के बाद उनको और लड़ाई लड़नी पड़ी। और अंग्रेजों की एक फितरत थी कि जब देखते थे कि लीडर मरने वाला है, गांधी जी को जेल से जब रिहा करते थे, जब उनको रिपोर्ट आ जाती थी कि अभी जेल में खत्म हो जाएगा तो पूरा रिएक्शन आएगा देश में, तो जब आखिरी की स्टेज में कोई लीडर आ जाता था तब उसको रिलीज करते थे कि जेल में कहीं मर नहीं जाए। लास्ट रिपोर्ट लेने तक वो उसको जेल में रखते थे। तो नेल्सन मंडेला को भी लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिलीज किया। तो मंडेला ने, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में से ही आज़ादी का ट्रेनिंग लिया, आज फ्रीडम मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट ही साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ। जब उन्होंने बोला कुत्ते, डॉग्स और ब्लैक इंडियंस ये ट्रेन में अलाउड नहीं है, डब्बे में खाली अंग्रेज बैठेंगे, क्लब्स में लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते और हिंदुस्तानी ये यहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो सब पूरा दौर गुलामी का, जिन लोगों ने देखा, समझा, आपको ऐसे ऐसे कानून बने थे कि आपको जेल में डाल दिया तो कोई वकील या कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ह्यूमन राइट्स का जिस तरीके का उल्लंघन हिंदुस्तान के आज़ादी के फ्रीडम मूवमेंट में हुआ, इनह्यूमन। सावरकर जी को जो अंडमान निकोबार में, आप वहां देखोगे तो जिस कमरे में उनको रखा गया था और जो नारियल का तेल निकालते थे, कोकोनट का ऑयल निकालते थे, जैसे पहले बैल से राई का तेल, जो भी तेल निकलता था, बैल कोलू से पहले ओल्ड सिस्टम था, मशीन नहीं थी, तो कोलू से तेल निकालते थे, वो बैल चलते थे। तो बैल की जगह आदमियों के माध्यम से तेल निकालना, बैल की जगह आदमी चलाना। सावरकर जी को वो तेल निकालने वाले, उसमें उनको अंग्रेजों ने उनको यूज किया। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार काला पानी हो गया तो आदमी वहां से कहीं जा ही नहीं सकता है, वहां समुद्री दिखता है चारों तरफ, काला पानी बोलते थे, काला पानी भेजते हो। इंग्लैंड में जो लोग थोड़ी आवाज उठाते थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, ये उनकी सिस्टम थी। ऑस्ट्रेलिया कैसे बसा है? इंग्लैंड के जितने सजाबता लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया भेजे गए और उनकी ऑस्ट्रेलिया हो गई वो अंग्रेजों की। और वो ऑस्ट्रेलिया आज भी अंग्रेजों की गुलाम है। आज भी वहां यूनियन जैक का झंडा लगता है ऑस्ट्रेलिया में, आज भी उनको आज़ादी नहीं। न्यूजीलैंड में आज भी इनका झंडा लगता है, आज भी अंग्रेजों का झंडा कनाडा में लगता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज आज भी, पहले विक्टोरिया रानी थी, अब तो प्रिंस आ गए, राजा बदल गए, बहुत 90 साल चली विक्टोरिया रानी। और उसके बाद में वो तो करेंसी पे आज भी उनका फोटो आता है, जहां भी गुलामी है उनका जैक वो लगता है और फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में रहती है। ये जो इतिहास और ये सब जो जानकारी है, ये नई जनरेशन को इसलिए जरूरी है कि इसकी कीमत हम समझें कि आज़ादी ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी शासक, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इंदिरा गांधी ने खाली इमरजेंसी लगाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी, लेकिन उसकी रिएक्शन आई और इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा। पूरी कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में चुनाव हार गई। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, अपोजिशन को जेल में डाला। तो
क्योंकि पब्लिक इतनी सेंसिटिव रहनी चाहिए कि कोई अगर किसी पे ईडी लगा रहा है, कोई किसी पे सीबीआई लगा रहा है, कोई किसी को जेल में डाल रहा है, कोई मिसयूज हो रहा है, दिख रहा है कि सामने ये किस पर्पज से हो रहा है, क्यों टॉर्चर हो रहा है, क्यों इसको हो रहा है, तो ये चीज़ें इस देश में कभी भी पसंद नहीं की जाती। उसकी रिएक्शन आती है, आज नहीं कल आती है, बैलेट से आती है, क्योंकि गांधी का देश है। यहाँ बुलेट से तो रिएक्शन नहीं आएगी, बैलेट से ही आएगी। ये बुलेट वाला देश नहीं है। ये 700-800 साल गुलामी में रहने के बाद इसने बुलेट, बहुत थोड़े गिने चुने लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने बुलेट यूज की, पर करोड़ों लोगों ने गांधी का नॉन वायलेंस एक्सेप्ट किया, बुलेट एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये शुरू से अपने हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो यहाँ का हिंदुस्तान की जो कल्चर है, उसमें मारकाट नहीं है, वायलेंस नहीं है, उसमें शांति है, प्रेम है। वैदिक पीरियड से अभी तक अगर पीरियड देखेंगे तो हमारे वायलेंस को कोई जगह नहीं है। और ये जो भारत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो ये भारत शब्द कोई एकदम पैदा नहीं हुआ है। विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, बड़े बड़े जो पुराने ग्रंथ हैं, सालों सैकड़ों सालों के पहले जो ग्रंथ तैयार हुए हैं, जिनकी ओरिजिन कितनी पुरानी है, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण और कई पुराणों के अंदर में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। हिमालय, ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी, ये हिंदुस्तान की पहचान थी। दक्षिण में समुद्र, और सबसे पहले ग्रीक लोगों ने, सिंधु नदी के किनारे ये जो लोग रह रहे हैं, ग्रीक लोगों ने सबसे पहले इसको इंडेस और इंडिया का जो नाम दिया है, वो ग्रीक लोगों ने सबसे पहले बोला, और बाद में अलेक्जेंडर सिकंदर यहाँ से अटैक्ट होके हिंदुस्तान पे उसने अटैक किया, सिकंदर आए। वास्को डिगामा ने सबसे पहले इंडिया कहाँ है, दुनिया के कौन से नक्शे पे है, ये वास्को डिगामा ने खोज के बताया। और बाद में तो 19वीं 20वीं सदी में इंडिया करके फिर ये पूरा दुनिया में फेमस हो गया। पर भारत शब्द, ये भरत के नाम से भारत शब्द पड़ा। और जैन परंपरा के भी मैंने कई ग्रंथ देखे हैं। ऋषभ देव जी के पुत्र थे भरत। जैन परंपरा का भी कहना है कि उनके नाम से ये भारत हुआ। तो भारत बहुत पुराना इस देश का नाम है। और बाद में सिंधु नदी से फिर गल्फ कंट्रीज के लोगों ने उसको कुछ अलग हिंद वगैरह बोला, फिर वो ये जो हिंदुस्तान नाम पड़ा, फिर ये सिंधु नदी के हिसाब से फिर हिंदुस्तान शब्द का भी उपयोग शुरू हो गया। सिंधु नदी के किनारे रहते हैं इसलिए ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और भारत के बहुत हमारे ओरिजिनल बहुत पुराने नाम हैं इस देश के, जो पूरी दुनिया के नक्शे पे लोग उसको धीरे धीरे पुराने समय से फिर पहचानने लगे और फिर अट्रैक्ट होके यहाँ पे आए। तो आज का दिन हमारा इस देश को जो आज़ादी मिली है उसका हम खुशी भी मनाते हैं, जश्न भी मनाते हैं और संकल्प भी करते हैं कि भाई ये इतनी कीमती आज़ादी है। हमारी ह्यूमन राइट्स, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें लोगों के हाथ में पावर है, कोई व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है। हर 5 साल में जिसको चाहे उसको कुर्सी दे दे, जिसको चाहे उसको हटा दे। ये डेमोक्रेसी की एक फोर्स होती है। और हमने देखा इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, चुनाव हारने के बाद 1-2 मिनट के अंदर चेंज ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। तो हिंदुस्तान में इतना, अपनी आर्मी भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि अपने यहाँ की आर्मी भी डेमोक्रेसी से कमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटेड है। ये तो बाजू में हम देख रहे हैं पाकिस्तान को कोई आर्मी चला रही, पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है आर्मी के बिना।
आर्मी रूल है वहाँ। आर्मी कभी भी प्राइवेट, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना उसको फांसी लगना ही है, उसको जेल में जाना ही है। वो बोलते हैं तख्त या तख्ता, जो तख्त पे बैठेगा वो तख्ते पे लटकेगा। तेरे को तख्त चाहिए तो तख्ते के लिए तैयार रहो। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको फांसी पे जाना है, उसको जेल में जाना है, ये उसका राइटिंग ऑन वॉल है। जिसको नहीं समझेगा वो ना समझे। तो ये अपने साथ में जो देश बना है उसकी ये हालत है। बांग्लादेश की भी मिलीजुली हालत है। हम फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली है। अच्छा हो बुरा हो, हमको 5 साल में एक बार पावर मिलती है, और पब्लिक जिसको अच्छा बोलती है उसको बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके साथ मेजॉरिटी है, भाई आप रूल करो, 5 साल के बाद आप फैसला करो उसका अच्छा है कि बुरा है। और 5 इयर्स के लिए उसको लाइसेंस मिला है। पब्लिक ने अपने राइट ऑफ रिकॉल नहीं है जो स्विट्जरलैंड में बाकी जगह कि भाई वापस बुला ले। वो डिफेक्ट भी हो गया है, पार्टी बदल लिया, वो पैसे लेके गया कि आइडियोलॉजी से गया, ये सब रिसर्च का पीछे आप भी समझते, मैं भी समझता, लेकिन उसको राइट ऑफ रिकॉल नहीं है। वो गया तो गया, और आप 5 साल के बाद उसको पनिश कर सकते, उसकी इलेक्शन में उसको पनिशमेंट मिलती है। ऐसे लोग की लाइफ बहुत कम होती है। ऐसे लोग इलेक्शन के अंदर में पब्लिक के बैड टेस्ट में होता है, गुड टेस्ट में नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं करते इन सब बातों को। हम लोग आजादी के बाद, ठीक है, डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस स्लो होती है। चाइना नहीं है ये, कई लोग चाइना से कंपेयर करते हैं, भाई चाइना 20 ट्रिलियन का हो गया, आपके साथ आजाद हुआ था, आप 3 ही ट्रिलियन पर बैठे हैं। चाइना वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। अमेरिका 26 ट्रिलियन पे है, 1st नंबर पे है, तो चाइना 20 ट्रिलियन पे पहुंच गया। आप लोग भी साथ में आजाद हुए, इंडिया क्यों नहीं कर रहा? भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना 1 पार्टी रूल है। चाइना में इलेक्शंस नहीं होते, एक ही पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं। और पार्टी के चुनाव कैसे होते हैं हम आप समझते हैं। इंटरनल पार्टी के अंदर में क्या सिस्टम चलता है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। चाइना में अगर कोई रोड बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, तो जिसकी जमीन लेते हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकता। चाइना में कोर्ट ही नहीं है, चाइना में लॉ नहीं पढ़ाई जाती, वहां कोई वकील नहीं है, चाइना में एडवोकेट का प्रोफेशन ही नहीं है। चाइना के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है उसने अगर आपको फांसी सुना दिया, खेल खत्म हो गया, वो पुलिस ऑफिसर ही जज है। तो वहां के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे दोस्त है, उन्होंने बताया कि हम लोग जो रोड बनाते हैं यहाँ हमको 3 साल लगते हैं, वहां हम 3 महीने में बनाते हैं। तो वहां एक्विजिशन की कोई केस ही नहीं होती चाइना में। चाइना में उन्हें ठहरा लिया, भैया यहाँ से रोड जाएगी, बिल्डिंगें तोड़ो, वहां से रोड निकालो, गाँव है गाँव को बाजू करो, और वो रोड 3 महीने में बननी है। कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज के साथ में वहां उनका कहना है कि आप रिलीजन, चाइना रिलीजन को नहीं मानता। अब लोगों के बौद्ध मंदिर बने हुए हैं, वहां पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, मस्जिदें बनी हुई। उन्होंने कहा मस्जिद ये आपका म्यूजियम है, मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होगी। आप जो है अपना नाम चाइना में उनके जो जनरल नाम है वही नाम रख सकते हैं। आपके नाम से, अगर थॉमस के नाम से, जॉर्ज के नाम से कोई धर्म रिफ्लेक्ट होता है, अहमद के नाम से या शेख के नाम से कोई रिलीजन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये नाम नहीं रख सकते। उनके जो भी वो चुई हुई है, जो भी उनके नाम रहते होंगे, जनरल नेम रखो। आप जो ड्रेस है, आपका रिलीजन रिफ्लेक्ट होगा, वो ड्रेस चाइना में नहीं पहन सकते। कि मैं अपने कोई ऐसे वेशभूषा पहन लो या शरीर में कुछ ऐसे इस तरह का मेरा फिजिकल शेप रहे कि समझ में आए कौन से रिलीजन का है, वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का तो मतलब अब आ रही है, सब बाहर सब बातें आ रही हैं, उन लोगों ने उनको एक इसमें रख दिया है, पूरे अलग कैंप्स में रख दिए। और जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी चाइना में बॉर्डर पे, जैसे अपने कश्मीर में हो रही,
उनके यहाँ भी हो रही। तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला कि आर्मी के जो ऑफिसर रिटायर, चाइना पॉपुलेशन बहुत है, अपनी जगह हाल है। हम 100 मोदी जी का भाषण सौदे के बाद सुनते थे कि 122 करोड़ लोगों का मुझे आशीर्वाद है। वो 122 से 125 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, अब 140 हो गया। 8-9 साल में फर्क पड़ा फिगर का। अब 142 पे पहुंच गया फिगर। हो सकता है 1 साल भर में 144 करोड़ का आशीर्वाद शुरू हो जाए। हम 150 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। चाइना 140 से नीचे जा रहा है। चाइना की पॉपुलेशन हमारी से कम हो रही। हम चाइना को भी, हम 1 नंबर पे, किस चीज में? हमारी संख्या में हम 1 नंबर पे, पॉपुलेशन में भी 1 नंबर पे। तो चाइना का जो सिस्टम है, अब उन्होंने वहां कैंप्स में लोगों को रखा और वो क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम आपको एजुकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जेल नहीं बोल रहे उसको, हम आपको यहाँ पे पूरा देश के बारे में, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, आपको हम एजुकेट कर रहे हैं, ये बोल के एक जगह रखते। और बॉर्डर पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने प्लॉट दे दिए। समझ जाओ 200 आदमी का गाँव है, यहाँ उनको डर है कि यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है। तो वहाँ उन्होंने 400 आर्मी के ऑफिसर उस गांव में प्लॉट दे के रख दिए, उनको राइफल्स दे दिए। एक गांव में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो 400 आदमी वहीं के वहीं इनको सेटल करें। तो चाइना ने टेररिस्ट प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला। आर्मी वालों को जगह दे दिया वहीं बाजू, आर्मी ऑफिसर्स कभी आप इसने कुछ एक्टिविटी किया तो तुम्हारे पास लाइसेंस है, गन है और तुम्हारे को जमीन दिया, पैसे दे रहे, तुम्हें खेती करो और इनको कंट्रोल करो। तो टेररिस्ट एक्टिविटी पूरी कंट्रोल हो गई, जो हम लोग नहीं कर सकते। इंडिया में ये पॉसिबल, इंडिया में तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड के अंदर हल्ला हो जाएगा कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा, अभी यूएनओ में इधर उधर सब पूरा हल्ला होगा। चाइना के बारे में कोई बोलता नहीं। यूएनओ को परमानेंट मेंबर है, वो 1 मिनट में वीटो करता है। जितने पाकिस्तान के टेररिस्ट का हम लोग जब भी प्रस्ताव ले जाते हैं यूएनओ में, इंडिया, चाइना उसको वीटो कर देता है कि टेररिस्ट नहीं है। एक टेररिस्ट पे वर्ल्ड में हम कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि चाइना यूएनओ में हमको वीटो करता है। चाइना का एक ही काम है, इंडिया ने बोला कि भाई ये अलकायदा का ये सबसे बड़ा आतंकवादी है, कश्मीर में लोग भेज रहा है, ये हो रहा है, तो वो यूएनओ में चाइना बोलेगा नहीं ये आतंकवादी नहीं है। और 5 मेंबर्स का पावर है। आज रशिया इतना यूक्रेन पे बमबारी कर रहा है, यूएनओ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रशिया 5 मेंबर में बैठा हुआ है, वो खुद ही वीटो कर रहा है, कोई एक्शन रख ले। तो वर्ल्ड बॉडी एक तमाशा जैसा बन गई है। तो भाई 2-4 कंट्री जो चाहेगी वो करेगी। वो वियतनाम पे झगड़ा करेगी, यूक्रेन पे करेगी, और किसी कंट्री पे जाके बम्बार्डिंग करे, पूरे पब्लिक को खत्म कर दे। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में बदल गया है। सुन के टीवी पे अपने को लंच और डिनर में टीवी देखने में अच्छा नहीं लगता। वो जब दिखती है सीन, कोई घर टूट गया, कोई आदमी मरे हुए दिख रहे, ये हो रहा। तो ये सिस्टम है, इसमें इंडिया अपनी डेमोक्रेसी, इंडिया की ह्यूमन राइट, ठीक है प्रोग्रेस स्लो है पर होगा। हम अपने 5 इकोनॉमी में तो आ गए। आज जिसने हमको गुलाम रखा था इंग्लैंड ने, उससे हम आगे निकल गए। आज हम यूके के आगे निकल गए। आज हमारा आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज हमारे ओरिजिन का आदमी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज यूके को इंडियन वहां लीड कर रहा है। देखिए क्या पिक्चर चेंज होता है वर्ल्ड का। आज इंडियन आदमी वहां प्राइम मिनिस्टर बन के यूके के अंदर बैठा है। ये साइकिल घूम रहा है, काल चक्र घूम रहा है। काल चक्र से कोई बचा नहीं है। एक काल चक्र से वो भारत जाके बैठ गया, उधर बैठ गया, कनाडा बैठ गया, कई कंट्रीज में बैठ गए। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए, कंट्री को लीड कर रहे हैं। और इंडियन व्यक्ति में कुछ ओरिजिनल तो कोई चीज है। जब इतने एनआरआईज बाहर जाके इतनी अच्छी अपनी पोजीशन उस कंट्री में बनाते हैं, वहाँ एमपी चुन के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, वहाँ का कंट्री को लीड करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लैब में जाते हैं, तो इस देश के लोगों में टैलेंट तो है। इस देश के लोगों में इतना टैलेंट है कि यहाँ का इंजीनियर, उनके वो शिकागो वैली में उसकी मार्केट है, उसको ज्यादा जब गूगल रहे कि तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप रहे कि और कोई वर्ल्ड की बड़ी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, सब जगह इंडियंस बैठे हुए हैं, जगह जगह सीईओ इंडियन है, 5-5 करोड़ के 4-4 करोड़ के मंथली पैकेज ले रहे हैं। कहां से कहां अपना जो टैलेंट है वो जा रहा है। तो है तो कुछ खासियत तो है। अभी इतने साल गुलाम रहने के बाद आपका काशी विश्वनाथ की पूजा चल रही है श्रावण सोमवार में। अभी इस बार का मैंने फिगर देखा, जनवरी से अभी जुलाई से 6-7 महीने हुए हैं, 7 महीने में अयोध्या जाने वालों की संख्या 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों ने अयोध्या विजिट की। करीब 6 करोड़ लोगों ने मथुरा वृंदावन विजिट किया। 6 करोड़, ये 6 महीने का फिगर है। और काशी में, बनारस में 10 करोड़ लोग गए। 10 करोड़ किसको, वहां का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया इकोनॉमी। जो वहां चाट बेचने वाले, पान बेचने वाले, वहां की सब दुकानें, वहां के होटल्स पूरा फुल है। अभी हम लोग जाके आए बनारस, पिछले सोमवार को पूजा के लिए गए थे। तो आदमी आदमी है, 3-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। गाड़ियां, कितना भी बड़ा कॉरिडोर बना है, लेकिन वो कॉरिडोर में लोग इतने पैदल चल रहे हैं कि वहां गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो 10 करोड़ आदमी जा रहे हैं। तो ये जो 10 करोड़ आदमी जा रहे हैं, 700 साल की गुलामी के बाद भी 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू अपने धर्म को बचा के बैठे हैं। कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो विशेषता होगी। नहीं तो जहां भी गुलामी आई वो पूरा देश कन्वर्ट हो गया। मैं कम से कम 25 देश का एग्जाम्पल दे सकता। वो देश मुस्लिम शासन आया कि वो पूरा देश मुस्लिम हो गया, ईसाई आए पूरा देश ईसाई हो गया। भाई हिंदुस्तान में कुछ तो खासियत है कि 700 साल की गुलामी के बाद कुंभ में करोड़ों आदमी नहा रहे हैं, मंदिरों में लोग जा रहे हैं और उनका रिलीजन टिका हुआ है। ये जो भी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, या ऋषियों मुनियों की जो भी संतान, जो भी अपने जीन से, या जो अपना इस देश का डीएनए है, उसमें वो चीज टिकी हुई है। उसको कोई टच नहीं कर सकता। आप मंदिर तोड़ दो, आप उसके रिलीजियस प्लेसेस तोड़ो। उन लोगों ने बोला भाई ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, मंदिर तोड़ के चर्च बनाएंगे, बनाओ भाई। एक थिंकर ने उनको बोला कि भैया पागल है आप, ये मंदिर तोड़ने से धर्म खत्म नहीं होगा। इनके घर घर में मंदिर है, घर में कैलेंडर लगा के पूजा करते हैं, इनको क्या तोड़ोगे तुम? हर रिलीजन का आदमी, कोई संडे को जा रहा है प्रेयर करने के लिए, कोई फ्राइडे को जा रहा है प्रेयर करने के लिए। इनसे पूछो तुम्हारा डे कौन सा है? इनका कोई डे नहीं है। ये मंगलवार को जा रहे हैं हनुमान जी पे, शुक्रवार को जा रहे हैं देवी पे, कोई शुक्रवार को संतोषी माता पे जा रहा है, कोई सोमवार को शिव जी पे जा रहा है। इनका कोई डे नहीं है, इनके 7 दिन है। आप इनको दिन पूछो, इनको टाइम पूछो, भैया तुम कौन से दिन पूजा पे जाते हो? उसके साथ और कोई नहीं भी जा रहा है मंदिर, तो उसके घर में छोटे से ठाकुर जी रखे हुए नहीं होंगे, गरीब आदमी झोपड़पट्टी में कैलेंडर लगा के पूजा कर रहा है। अब उसको क्या तोड़ोगे आप? मंदिर से उसका संबंध ही नहीं है। मंदिर तो बीच में जाता है, वो अपना वाइब्रेट एनर्जी लेने के लिए महीने 2 महीने में एक बार मंदिर जाके आ जाता है, और वो घर में पूजा कर रहा है। इसलिए ये रिलीजन, ये कल्चर, ये पूरा देश इतने सालों तक, इतने सालों की गुलामी के बाद भी अपने कैरेक्टर से, अपनी कल्चर से, अपने उससे खड़ा हुआ, सिर उठा के खड़ा। हमारी नालंदा हो, तक्षशिला हो, यूनिवर्सिटीज, पूरे विदेश से लोग पढ़ने आते थे। अब तूने तक्षशिला तोड़ डाली, या तूने नालंदा तोड़ दिया किसी ने आके कि साले यहाँ एजुकेशन ही नहीं हुई। तुमने जो लोग सिल्क बनाते थे, जो लोग छोटे छोटे यहाँ की सिल्क पूरी दुनिया में जाती थी कपड़े, आपने उनके हाथ काट डाले कारीगरों के, उनको खत्म किया। तो इनका कॉटेज इंडस्ट्री खत्म कर दो गांव की। पर उससे ये मामला रुकेगा नहीं, रुका नहीं, बढ़ते रहा और बढ़ेगा। ये खासियत है। वो है ना, कोई शेर है कि क्या, कुछ तो खासियत है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो हमारे अंदर चीज है कि हम मिटते नहीं है, खड़े हैं फिर से सिर उठा के। तो ये आज का दिन है। हमारा देश, हमारी कौम
हमारा मुल्क, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, ये हमारा आगे जाएगा। नई जनरेशन में भी जा रहा है। अभी जब मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं नई जनरेशन के लोग ये सब अलग है, वो है, लेकिन देखो जब पाकिस्तान की मैच जब जीतते हैं तो तेलंगखेड़ी पे देखो आपको पूरे नए बच्चे स्कूटर लेके दिखेंगे। तेलंगखेड़ी मंदिर के ऊपर सैकड़ों लड़का स्कूटर लेके निकलता है। ये है जज्बा। नए बच्चे पूरे आपको तेलंगखेड़ी उधर पूरे स्कूटर दिखते हैं बच्चों के जब मैच जीत जाते हैं। यंग पूरा एलिमेंट आपको दिखेगा, रोडों पे चारों तरफ लोग घूमते हुए दिखते हैं। ये है जज्बा देश का। ये सब इसको आज हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये हमारे जो देश की क्वालिटीज हैं, ये जो देश का कैरेक्टर है, ये आगे बढ़े। एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी देश आगे नहीं जाता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो बेस बना है वो IITs बने, शुरू में आज़ादी के बाद IIM बने, उसमें और एडिशंस होते रहे, एम्स बने, जो भी आया उसने उसको ऐड किया। एक फाउंडेशन बनी, नेहरू जी ने फाउंडेशन बनाई, बड़े बड़े उद्योग लगाए, बड़े डैम्स बनाए, IITs बनाई, IIM बनाए। एक दिन में देश ने ये सब फिर फाउंडेशन चलती रही, आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। अब नागपुर में एम्स आ गया, नागपुर में सिम्बोसिस आ गया, नागपुर में पूरा VNIT का देखो आप कायाकल्प हो गया। पूरी नागपुर एक मेट्रो जिस ढंग से नागपुर में चल रही है तो लोग आने के बाद बोलते मॉडर्न सिटी है, ये तो बिल्कुल फॉरेन सिटी जैसा लग रहा है। यहाँ के फ्लाईओवर्स देखो, वो फ्लाईओवर्स के जो पिलर्स है उनकी पेंटिंग देखो। मेरे दामाद दुबई से आए थे, वो बोले कि ये तो मैंने दुबई में भी नहीं देखा, इतनी अच्छी मेट्रो के नीचे आपके पेंटिंग्स लगे हैं नागपुर में। नागपुर शहर पूरा, जो अपने रिश्तेदार आते हैं 10-15 साल का, बोलते हैं ये नागपुर क्या हो गया अभी, ग्रीनरी, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, हर चीज है यहाँ। नागपुर में लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, एम्स हो गए, सब पूरी एजुकेशन के हिसाब से पूरी बड़ी डेवलपमेंट। ये किसी भी शहर के डेवलप होने के लक्षण। और उसमें डेवलपमेंट में अपना ग्रुप, लोकमान्य तिलक संस्था का जो ग्रुप है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बार ऑटोनॉमी के बाद अपना झंडारोहण हो रहा है, तो आप सबको ऑटोनॉमी के पहले आपने A+ लिया, A+ जो है वो रिपीट हुआ, पहले A+ मिला, फिर A+ मिला। उसके लिए क्योंकि उसके बाद अपनी कोई मीटिंग नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो आज मैं चेयरमैन होने के नाते आप सबको, टीचिंग फैकल्टी और हमारे नॉन टीचिंग के भी भाइयों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ संस्था की ओर से कि आप लोगों की मेहनत से आते हैं। कई लोग नेगेटिविटी भी रहती है हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में रहेगी, हर लोगों फैमिली में रहती है तो हर जगह रहेगी, इतना बड़ा अपना परिवार है तो उसमें रहने वाली है। लेकिन कोई उससे बिना इफेक्ट हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हम जिस डाल पर बैठे डाल डेवलप हो, तब हमको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बॉम्बे में कोई कमेटी आई नेक की, किसी एक टीचर ने संस्था के खिलाफ बोला। मैं भी बॉम्बे गया था, मैंने मीटिंग ली सब टीचर्स की। मैंने उनको बोला देखो भाई आप जिस डाल पे बैठे हो, ये आपको अगर संस्था प्रॉस्पर होगी तो प्रॉस्पेरिटी आपको शेयर हो रही है और भी होगी आगे, और जोर से होगी। अगर एडमिशन सिनेरियो हमारा सुधरता है, सुधर रहा है, पिछले साल अच्छे साइन दिख रहे, इस साल दिखेंगे, बीच का जो दौर था इंजीनियरिंग का खत्म हो गया, अच्छा दौर शुरू हो रहा है, तो अच्छे दौर में हम आपस में प्रॉस्पेरिटी शेयर करेंगे। कोरोना के पीरियड में दुनिया ने क्या किया छोड़ दो, लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना में भी आपकी केयर लिया, और केयर लेने के बाद जो कुछ पेमेंट्स कम हुए होंगे तो एक एक पाई आपको मिली है, हर महीने मिली है आपको। आपका एक नया पैसा भी कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई इसको मेरे को बचा के लेना है या नहीं देना है। पूरी कमिटमेंट के साथ में आपको हर चीज मिली है। अब पिछले साल तो हम लोगों ने निर्णय भी लिया कि भाई नॉन टीचिंग और टीचिंग का मतलब 22-23 से जो लोग भी रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेजुटी दो। लास्ट ईयर उसके पेमेंट भी शुरू कर दिए कि भाई जो भी लोग पिछले साल से रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेजुटी मिलेगी।
वो टीचिंग रहे कि नॉन टीचिंग रहे, क्योंकि जब संस्था जब थोड़ा आगे जाएगी तो उसमें हम और आप शेयरिंग करेंगे, तो डेवलपमेंट भी चाहिए, आप भी हैप्पी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता रहे। बाकी कॉलेज ऐसा भी नहीं हो जाए जो वर्धा कॉलेज और दूसरे कॉलेज 7th पे जाहिर किया और 1 साल पे पगार नहीं दे रहे, उस टाइप का भी सीन नहीं आया, कागज पे दे दिया, अभी फिजिकल आ रहे हो पैसे नहीं, लाओ स्कॉलरशिप लेके आओ, वो भी बात नहीं। आपका केयर भी ले और डेवलपमेंट भी हो, आपको भी प्रॉस्पेरिटी शेयर हो। ग्रेजुटी की बड़ी डिसीजन हो गई। अभी जो लोग पिछले बार अपने पीएचडी के सबको इंक्रीमेंट्स दिए थे, अब पिछले साल जो छूट गए होंगे, जो नए पीएचडी हुए होंगे ये साल, अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है उनको भी इंक्रीमेंट देने का। जो भी पीएचडी होल्डर्स हैं उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। बीच में कोरोना के वजह से अपना एनुअल जो इंक्रीमेंट होता था डिस्टर्ब हुआ था, और रेगुलर आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि स्थिति सुधरेगी तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो एकेडमिक सेशन शुरू होगा, इंक्रीमेंट्स होंगे। हमने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से मैंने काफ़ी एक्सरसाइज किया है, और एक्सरसाइज करने के बाद में आपको इंक्रीज देने का टीचिंग को, नॉन टीचिंग को, पूरे प्रियदर्शनी ग्रुप में, क्योंकि आपने ऑटोनॉमी दिलाई, आपसे एफर्ट से A+ मिला है, तो आपको भी खुशी है, मुझे ज़्यादा खुशी है। तो खुशी में तो सेलिब्रेट होता है, बनता है। जब कोई बोलता नहीं तो उसका ज़्यादा हक बनता है, जब कोई बोलता है तो मेरा बर्डन निकल जाता है, तो भैया ठीक है। और जब नहीं बोलता है तो मेरे पे प्रेशर ज़्यादा आता है। आप बोलते नहीं इसलिए मेरे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि मुझे फिर आपकी ज़्यादा केयर लेना है। नहीं बोलने वाले का फैमिली में जो मांगता है तो उसकी, और जो फैमिली में नहीं मांगता है उसको ज़्यादा झुकता माप देना पड़ता है। ये तो बोल ही नहीं रहा। तो आपको ये साल एकेडमिक सेशन शुरू हो गया हमारा, तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल करेंगे हम लोग जो भी डिसीजन होगा, और 1 सितंबर को आपको अच्छी इंक्रीज DA वगैरह में जो भी हम दे सकेंगे हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से अच्छा इंक्रीज आपको देने की हमारी मानस है। आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो खुशी में तो जो भी होगा थोड़ा 1 तारीख तक सस्पेंस रखते तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। प्लेजेंट सरप्राइज बोलते हैं उसको। तो 1 सितंबर को आपको प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसका सस्पेंस रहेगा तो और ज़्यादा आनंद आएगा। तो आपको 1 सितंबर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, और आप जो है ऑटोनॉमी की बड़ी जवाबदारी है, एग्जामिनेशन लेना है आपको, इंटेग्रिटी के साथ करना है। बॉम्बे कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ एग्जामिनेशन में, तो हमको प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा। तो आपको बहुत इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एग्जामिनेशन इज ए वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको बहुत संभल के, मेरिट से, बिना किसी बात से टेम्प्ट हुए, बिना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, पूरी मेरिट के ऊपर हर बच्चे को जस्टिस मिले। आपको एग्जामिनेशन की पवित्र ड्यूटी आपको निभानी है, बहुत बड़ी जवाबदारी। ये कोई ऑटोनॉमी का जो दूसरा पार्ट है कि आपको पेपर सेट करना है, आपको पेपर एग्जामिन करना है, आपको मार्किंग देना है, तो वो बच्चों के साथ में आपका पूरा न्याय हो, जिससे संस्था की मैसेज अच्छी बाहर जाए। हम आपकी फाइनेंशियल केयर लेंगे, लेकिन एजुकेशनल केयर संस्था की आपको लेना है। आपको देखना है कि भाई ये अपना स्टेटस, और अच्छा मैसेज जा रहा है प्रियदर्शनी का। अपने तीनों कॉलेज मिलके, PIT, PIG और ओरिजिनल PC, तीनों कॉलेजेस का स्टाफ मिलके अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक ख्याल में रखो, आपको कभी भी कुछ लगेगा तो डायरेक्टर बैठते हैं, यहीं पे बैठते हैं। MP सिंह इतने साल प्रिंसिपल होने के बाद वो हमारे डायरेक्टर है, हमारे नानूडी साहब डीन हैं, वो प्रमुख है, डायरेक्टर अभिजीत देशमुख यहाँ बैठते हैं। आपको कभी ढाले साहब है, प्रिंसिपल है, कोई बात आपको लगती है कहीं भी कि भाई मेरे को ये बात जरा अच्छी नहीं लग रही, या मेरे ऊपर न्याय नहीं हो रहा मुझे, या क्या हो रहा है, कोई भी आपकी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल शेयर करो, उसको अंदर मत, घुटन मत होने दो उसको।
आप बिल्कुल शेयर करो, और अगर आपकी जेन्युइन चीज है आपको जस्टिस मिलेगा, 200% मिलेगा। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कोई भी किसी भी किस्म का आपको अगर कोई आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो वो आप कभी भी ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, और आपका जो है वो वेलकम है, उसमें कोई बुरा नहीं मानता। फैमिली के अंदर अपन एक वीक से शेयर नहीं करेंगे तो फैमिली चलेगी कैसे? तो आपको पूरा अधिकार है। आप बैठो, इतने चैनल इसलिए बनाए हैं, इतने प्रोटोकॉल बनाए कि भाई आप इनके साथ बैठ जाओ, इनसे बात कर लो, इसका सोल्यूशन निकल जाए, और आप पूरी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि एक अच्छी संस्था डेवलप हो रही है पूरी डेडिकेशन से, इंटेग्रिटी से, पूरे उससे आपको जो है। और अगर ये सिनेरियो चालू रहा तो ये प्रोस्पेरिटी शेयरिंग प्रोसेस भी शुरू रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल होगा और अगले साल नहीं, अगले साल भी होगा। अगर एडमिशन सिनेरियो अच्छा रहता है तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हम लोगों की भी एक थिंकिंग है कि हमारा स्टाफ खुश है तो हम लोग खुश हैं। शुरू से पॉलिसी लेके चले, इसलिए पहले 25, 30, 28 साल कॉलेज को हो गए। हर एक तारीख को रिलीजियसली सैलरी देने का काम, हर एक को ये, कभी किसी को अपन ने टर्मिनेट नहीं किए, निकाले नहीं है, कोई ज़्यादा केसेस नहीं है। अपन बड़े हिसाब से पूरे लोगों के साथ में जस्टिस देखे। आपने देखा है कि सोसाइटी एकदम सबको लेके चलती है, कैरी करके चलती है। कोई बहुत ही आके आबैल मेरे को माफ करे तो विषय अलग हो गया, तो भाई ह्यूमन नेचर। कोई आबैल मेरे को माफ करेगा तो उसके लिए तो फिर कोई इलाज नहीं। लेकिन नॉर्मल वे में किसी में आज 30 साल में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई ब्रांच भी बंद हुई तो हमने उसको निकाला नहीं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक बीच में खराब सिनेरियो हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक तो एक आदमी ने निकाला। आप एक एटीट्यूड समझो, संस्था आपको एब्जॉर्ब कर लेती है, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेती है। एक भी आदमी को अपन कम नहीं करते, सबको लेके चलते, क्योंकि वो कहाँ जाएगा इस उम्र में। उसकी तो ठीक है, अभी मैकेनिकल का समय कभी खराब आता है, कभी अच्छा आएगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक का आता है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक ईटी ठीक हो गया, फिर से वो आ गया। ये बच्चों का क्रेज बदलते रहता है। और आपने तो पिछले बार 100% एडमिशन किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत मैनेजमेंट की ओर से फिर से एक बार आभार मान के स्वागत करके 15 अगस्त की आप सबको शुभकामना देता हूं कि आज़ादी के पर्व पे आप सब लोगों को मेरी बेस्ट विशेष। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद बाबू जी। अगस्त 2023 तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, कसनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन।